हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। फ्रेंड, इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जिनको आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बगैर इंतज़ार किए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। द रिवाइज्ड बेसल फ्रेमवर्क, जिसको हम बेसल 3 कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स। इसके 3 ऐसे पिलर्स हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का पिलर, सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी का पिलर, तीसरा पिलर कौन सा है, इसका आंसर हमें प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लें। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क का पिलर है, रेगुलेटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स का पिलर है, मार्केट डिसिप्लिन का पिलर है, क्रेडिट रिस्क इवेल्युएशन का पिलर है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा पिलर है। यस, कम ऑन क्विकली, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर रहेगा इसके लिए? सो बेसल 3 के 3 पिलर्स, तो हमने बताना है इनमें वो कौन सा पिलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट विच पिलर? यस, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन। ये पिलर का नाम है मार्केट डिसिप्लिन का पिलर, यानी ऑप्शन सी इज आवर आंसर। बेसल 3 के 3 पिलर्स हैं। पहला है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स का, सेकंड सुपरवाइजरी रिव्यू का, तीसरा मार्केट डिसिप्लिन का। चलें अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑफर्स 3 डिस्टिंक्ट ऑप्शंस टू कंप्यूट कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क। सो बेसल 3 में हमारे पास 3 तरह के इंपॉर्टेंट रिस्क हैं। एक रिस्क उसमें क्रेडिट रिस्क है, एक रिस्क उसमें मार्केट रिस्क है, एक रिस्क उसमें ऑपरेशनल रिस्क है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्रेडिट रिस्क के ऊपर। सो क्रेडिट रिस्क को असेस करने के लिए, उसके लिए कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑप्शंस हैं। किसको कैलकुलेट करने की? कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने की, यानी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं? एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, और तीसरा है IRBA एडवांस्ड अप्रोच। तो हमने बताना है सेकंड अप्रोच कौन सी है। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं: इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, IRBA फाउंडेशन अप्रोच, या रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेशन। तो देख लें, सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर बताएं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं, ऑलवेज पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। यस, कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? क्या आंसर रहेगा इसके लिए? सो एक है हमारे पास स्टैंडर्डाइज अप्रोच और दूसरा है IRBA फाउंडेशन अप्रोच, यानी ऑप्शन सी। और तीसरा हमारे पास IRBA, इसके और ऑप्शन भी हैं क्या? IRBA फाउंडेशन अप्रोच। तो ये तो वही सी का ही रिपीट है, तो इसको बेशक हम छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सी। बेसिकली अगर हम क्रेडिट रिस्क को देखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, ब्रॉडर 2 अप्रोच हैं जो 3 पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एक है IRBA। IRBA 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक इसमें फाउंडेशन अप्रोच है और एक हमारे पास एडवांस्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे एडवांस्ड अप्रोच दे रखा है, हमारा आंसर होना चाहिए फाउंडेशन अप्रोच का। तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंदर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फ्रेमवर्क है उसमें हमने बताना है कौन सी अप्रोच एग्जिस्ट नहीं करती। स्टैंडर्डाइज अप्रोच मैच्योरिटी पीरियड मेथड, स्टैंडर्डाइज अप्रोच
वोलेटिलिटी मेथड, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। बेसिकली यहाँ पे हम किस रिस्क की बात कर रहे हैं? सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केट रिस्क की अप्रोचेस की। थोड़ा रिकॉल करिए, मार्केट रिस्क में हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो नंबर 1 नहीं है वो, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 नहीं है, या कौन सी नहीं है? यानी स्टैंडर्डाइज अप्रोच नाम की कोई नहीं है जो मैच्योरिटी मेथड है, या स्टैंडर्डाइज अप्रोच में वोलेटिलिटी मेथड के नाम से कोई अप्रोच नहीं है, या इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है। कौन सी नहीं है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू आंसर। वो हमने आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो देखिए क्या आंसर बनता है। क्विकली अपने आंसर को पोस्ट कर दीजिए। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में नोट कर लें, लेकिन अगर आप इसके प्रीमियर को वॉच कर रहे हैं तो फिर इसके चैट बॉक्स में आप अपने आंसर को दे सकते हैं। यस, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज वोलेटिलिटी मेथड अप्रोच है, बेसिकली जब हम मार्केट रिस्क को देखते हैं तो मार्केट रिस्क में हमारे पास अगेन 2 ब्रॉडर अप्रोचेस हैं। एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एक हमारे पास इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में हमारे पास 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक उसमें है मैच्योरिटी मेथड और दूसरा वोलेटिलिटी मेथड नहीं, वो है ड्यूरेशन मेथड। सो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बीएफएम में इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करना होता है। सो ये ड्यूरेशन मेथड है। सो इंस्टेड ऑफ वोलेटिलिटी इट शुड हैव बीन ड्यूरेशन मेथड। बेसल 3 process is to ensure that banks have adequate capital to support all the risk in their business, as also to encourage them to develop and use better risk management techniques for monitoring and managing risk। तो यहाँ पे हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो बेसल 3 का वो कौन सा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल है। किसके लिए? वो जितने भी उनके रिस्क हैं उनको सपोर्ट करें, यानी उनके हर प्रकार के रिस्क के लिए बैंकों के पास कैपिटल होनी चाहिए, और ये बैंकों को एनकरेज भी करें कि वो डेवलप करें और यूज़ करें बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, मॉनिटर करने के लिए भी और रिस्क को मैनेज करने के लिए भी। तो देखें ये प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। एक प्रोसेस है रिस्क इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा है कैपिटल असेसमेंट एंड एडुकेसी प्रोसेस, एक है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और तीसरा है बेसल कंप्लायंस एनफोर्समेंट। तो ये क्वेश्चन किसको रिलेट करता है? सो दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू विच ऑफ दीज। हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की। वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए बेसल 3 का ये कौन सा पिलर है, बिकॉज इट इज ए पिलर ऑफ बेसल 3। सो बेसल 3 के अंदर ये कौन सा पिलर है? सो दिस इज पिलर 2। ये पिलर 2 है। पिलर 2 किस चीज का पिलर है? सुपरवाइजरी रिव्यू का, यानी हमारा सुपरवाइजर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी को रिव्यू करता है कि वेदर हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल है या एडिक्वेट कैपिटल नहीं है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। प्रोसेस फॉलोड बाय आरबीआई इन इंडिया फॉर पिलर 2 कंप्लायंस, which document prepared by bank is primarily evaluated। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रोसेस को फॉलो करता है, अभी जिसका हमने क्वेश्चन रीड किया था, दैट इज सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, जो पिलर 2 की कंप्लायंस करवाता है। इसके मुताबिक बैंक को किस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है बैंक के द्वारा, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको इवेल्युएट करता है। सो यहाँ पे पिलर 2 के मुताबिक बैंक को एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है, एक प्लान प्रिपेयर करनी है।
उस प्लान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवेल्युएट करता है, उस प्लान का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान, कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट या ICAAP। तो उस प्लान का नाम क्या है? व्हाट इज नेम फॉर दैट प्लान? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 का? यस, कम ऑन, आई एम वेरी श्योर कि आप इसका आंसर जानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ICAAP। ICAAP वो डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक अपने असेसमेंट करता है कि बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेसी लिए क्या प्लान है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि ICAAP के नाम से इस डॉक्यूमेंट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICAAP? तो ये एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICAAP। तो नोट कर लेंगे क्या इसका फॉर्म होता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ये वो डॉक्यूमेंट है जो बैंक प्लान करता है, बैंक प्रिपेयर करता है अपनी कैपिटल पर्पस के लिए कि उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, एडुकेट है या नहीं, और फिर इसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवेल्युएट करता है। और उस इवेल्युएशन के प्रोसेस का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं SRP, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, जो बेसिकली पिलर 2 है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मेन आस्पेक्ट्स एड्रेस्ड अंडर SRP और इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड। तो चाहे वो SRP है, चाहे वो ICAAP है, इनमें मेन एस्पेक्ट्स कौन कौन से एड्रेस किए जाते हैं, कौन कौन से वो मेन एस्पेक्ट्स है जिनको टारगेट किया जाता है? सो दिस इज द क्वेश्चन। So let us see the options. First option, risk that are not fully captured by minimum capital adequacy ratio prescribed under Pillar 1. Risk that are not at all taken into account by Pillar 1. Factors which are external to bank. And ये हमारे options हैं। So 1, 2, 3 तीनों ही हैं। Option 2 1 and 2 only हैं। Option 3 1 and 3 only। Option 4 2 and 3 only। तो कौन कौन से लगता है हमें कि इनमें से वो फोकस एरिया है, मेन एस्पेक्ट हैं जो SRP और ICAAP दोनों ही एड्रेस करते हैं, इनका फोकस इनके ऊपर रहता है। तो इन तीनों में वो कौन कौन से हैं? यस, तीनों को इवेल्युएट करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह, तीनों को रीड करिए एक एक करके और देखिए कौन सा इसमें करेक्ट बनता है। हमें मार्क्स स्कोर करने हैं एंड दीज आर मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस, बिल्कुल सीधे एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? तो चलिए इनको देखते हैं, इनको इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहला, रिस्क दैट आर नॉट फुल्ली कैप्चर्ड, ऐसा रिस्क जो पिलर 1 रेशो पूरी तरह से कैप्चर नहीं करते। यस, वो तो फोकस में रहता है, क्योंकि कुछ रिस्क ऐसा है जो पिलर 1 कैपिटल एडिक्वेसी इट टेक्स केयर ऑफ। उसके अलावा कुछ रिस्क ऐसे हैं जो पिलर 1 से रिलेटेड रिस्क हैं लेकिन वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं होते। सेकंड, रिस्क दैट आर नॉट एट ऑल टेकन इनटू अकाउंट, तो कुछ ऐसे भी रिस्क हैं जो बिल्कुल भी टेकन इनटू अकाउंट नहीं होते हैं। कुछ होते हैं दे आर नॉट फुल्ली कैप्चर्ड, कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं कवर किए जाते, और कुछ होते हैं जो एक्सटर्नल टू बैंक हैं, हमें पता नहीं कि रिस्क कब हो जाए। तो नंबर 1 भी करेक्ट है, नंबर 2 भी करेक्ट है और नंबर 3 भी करेक्ट है। सो दैट मीन ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आउट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ बेसल 3 विच पिलर कंपोनेंट्स द अदर पिलर्स, कॉम्प्लीमेंट्स नॉट कंपोनेंट्स।
तीन पिलर्स में से, बेसल के तीन पिलर्स हैं, इनमें कौन सा वो पिलर ऐसा है जो बाकी दो पिलर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, उनको सपोर्ट देता है, यानी अपने आप में वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट इस बात में लाई करती है कि वो दूसरे पिलर्स को सपोर्ट करता है। तो देखें ये कौन कौन से हैं। पिलर 1 ऐसा है, पिलर 2 ऐसा है, पिलर 3 ऐसा है, पिलर 4 ऐसा है। पिलर 4 तो है ही नहीं, तो दिस इज रूल्ड आउट। अब हमने बताना है इन बाकी तीन पिलर में से कौन सा ऐसा है जो अपने आप में इम्पोर्टेंस इस वजह से रखता है कि वो दूसरों को सपोर्ट करता है। विच ऑफ दिस इट इज? पिलर 1 है, पिलर 2 है या पिलर 3 है? तो पिलर 1 तो मेन पिलर है, ये नहीं है। पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का, ये भी नहीं है। अगर कोई है तो वो है पिलर 3। तो पिलर 3 क्या है? मार्केट डिसिप्लिन है, यानी जिसमें लॉट मैनी डिस्क्लोजर्स होती हैं। किन के लिए? मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो बैंक अपनी बैलेंस शीट में बहुत सारी ऐसी जानकारी देते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चाहिए। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी दो पिलर्स को। सो पिलर 1 को, पिलर 2 को ये सपोर्ट करता है पिलर 3। What tool is primarily used under Pillar 3 of Basel III to encourage market participants, enabling market participants to assess key information about banks and make informed decisions? तो जो पिलर 3 है उसमें प्राइमरी टूल कौन सा यूज किया जाता है जिसके चलते मार्केट डिसिप्लिन एनकरेज होता है, और इससे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो असेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बैंक के बारे में और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डिपॉजिटर वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस बैंक में हमारा पैसा सेफ है। हमारे शेयर होल्डर्स, इसी प्रकार से हमारे इन्वेस्टर्स, वो हमारे बारे में, बैंक के बारे में डिसाइड करते हैं कि किस बैंक के साथ में डील करना चाहिए, पैसा लगाना है तो किस बैंक में लगाना है, एज ए शेयर होल्डर्स, एज ए डिपॉजिटर्स। तो ये जो पिलर है ये इसीलिए हम इसको मार्केट डिसिप्लिन का पिलर कहते हैं कि ये कौन है, ये सारे के सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। और पिलर 3 में प्राइमरी टूल क्या है, तो देख रहे ऑप्शंस हमारी क्या क्या हैं। एक है लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट है, तीसरा रिस्क असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, चौथी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनमें से चारों में से हमने बताना है कि वो प्राइमरली टूल कौन सा है जो यूज़ किया जाता है पिलर 3 के अंदर। सो पिलर 3 किस चीज़ का है? मार्केट डिसिप्लिन का पिलर है, जैसा ऑलरेडी हमने नोट किया। इसमें डिस्क्लोजर्स की जाती हैं, तो ये डिस्क्लोजर को लेट करता हुआ टूल है। क्या डिस्क्लोज किया जाता है? डिस्क्लोज किया जाता है हमारी कैपिटल कितनी है, डिस्क्लोज किया जाता है हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी है, डिस्क्लोज किया जाता है हमारे एनपीए कितना है, डिस्क्लोज किया जाता है हमारे एनपीए ऐड कितने हुए, हमारे प्रोविजंस कितने हैं, जिससे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन कहाँ खड़ी है, तो वेयर डू वी स्टैंड। तो इन डिस्क्लोजर के थ्रू इस पिलर 3 को यूज़ किया जाता है ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया जा सके कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें हमारे साथ डील करना है या डील नहीं करना है। सो दे विल बी टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। चलिए, आई थिंक दिस ऑल्सो इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A consolidated bank is a group of entities where a licensed bank is controlling entity. Consolidated bank क्या होता है? Let us say we have State Bank of India. क्या State Bank of India consolidated bank है? State Bank of India consolidated bank क्या कब बनेगा? जब State Bank of India की और कई सारी एंटिटीज़ होंगी, इसके कोई एसोसिएट्स हो सकते हैं, इसकी कोई जॉइंट वेंचर्स हो सकती हैं, इसकी सब्सिडरीज हो सकती हैं। तो जब इसके एसोसिएट्स होंगे, जब इसके जॉइंट वेंचर्स होंगे, जब इसकी सब्सिडरी कंपनीज होंगी, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला बैंक है
जब इन सभी को इसके साथ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंसोलिडेटेड बैंक। तो दो तरह के बैंक होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, एक होता है स्टैंड अलोन बैंक्स। स्टैंड अलोन वो बैंक है जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है। लेकिन जिन बैंकों के इस प्रकार के एंटिटीज़ हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कंसोलिडेटेड बैंक। सो ए कंसोलिडेटेड बैंक इज ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज वेयर लाइसेंस्ड बैंक इज कंट्रोलिंग एंटिटी। तो यहाँ पर इस जो लाइसेंस्ड बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोलिंग एंटिटी है, इन सभी को कंट्रोल करता है। ए कंसोलिडेटेड बैंक विल इंक्लूड ऑल ग्रुप एंटिटीज अंडर इट्स कंट्रोल। तो कंसोलिडेटेड बैंक में क्या आएगा, जितनी भी एंटिटीज़ इसके कंट्रोल में हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, लेकिन अगर उनमें कोई एग्जेम्प्टेड एंटिटी है तो वो उसमें नहीं आएगी। बट ए कंसोलिडेटेड बैंक में एक्सक्लूड ग्रुप कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन विच एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस नॉट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज। जो कंसोलिडेटेड बैंक है उसमें वो ग्रुप कंपनियां शामिल नहीं होंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी। कौन सी, जो कहाँ एंगेज करती हैं अपने आप को, वो एक्टिविटी या जो बिजनेस जो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलेट नहीं करते। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये कौन कौन सी हैं, ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो एक्सक्लूड हो जाएंगी कंसोलिडेटेड बैंक से। सो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूड हो जाएगा, इंश्योरेंस बिजनेस एक्सक्लूड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो हमने बतानी है इनमें से कौन सा बिजनेस एक्सक्लूड हो जाएगा। विच बिजनेस विल गेट एक्सक्लूड, ये ध्यान रखना है वो सर्विस फाइनेंशियल सर्विस होनी चाहिए, बिकॉज जब बैंक है तो बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी आउट हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, जो कंसोलिडेटेड बैंक का पार्ट नहीं है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक फाइनेंशियल सर्विस है। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। रियल एस्टेट डेवलपमेंट फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑल टुगेदर अलग है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है और इंश्योरेंस बिजनेस को कंसोलिडेटेड बैंक के पार्ट के तौर के ऊपर इंक्लूड नहीं करना है। सो जब भी हम देखेंगे कंसोलिडेटेड बैंक तो उसमें कई कुछ आ जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस का बिजनेस उसमें नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बेसल 2, ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बेसल 3 का क्वेश्चन नहीं है, बेसल 2 का क्वेश्चन है। कोर कैपिटल इज द कैपिटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ। तो बेसल 2 में हमारे पास कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते थे कोर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। तो ये कैपिटल किस फॉर्म में अवेलेबल थी, कोर कैपिटल किस फॉर्म में अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू बेसल 2। टीयर 2 कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। तो किस कैपिटल को हम कहते हैं कोर कैपिटल अकॉर्डिंग टू बेसल 2। क्वेश्चन नंबर 10, सो टीयर 1 कैपिटल को कहा जाता था कोर कैपिटल। और यहीं पे एक सप्ली क्वेश्चन भी है। सप्ली क्वेश्चन क्या है, टीयर 3 कैपिटल को हम बेसल 3 के अंदर कौन सी कैपिटल कहते हैं। सो बेसल 3 के अंदर ये कौन सी कैपिटल कहलवाती है, सो ये कहलवाती है गोइंग कंसर्न कैपिटल। इट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कैपिटल। Question number 11. According to Basel Committee recommendations, the minimum total capital ratio should not be less than of what? So Basel Committee recommendations के मुताबिक minimum total capital ratio कितना होनी चाहिए, MTCR। MTC ratio minimum कितनी होनी चाहिए और ये किसका परसेंट है ये भी हमने साथ में बताना है। So it can be 10% of total assets और it can be 8% of risk weighted assets
और इट कुड बी 12% ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल और इट कुड बी 6% टीयर 1 कैपिटल का। क्वेश्चन नंबर 11, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का? व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11? सो बेसल 3 रिकमेंडेशंस के मुताबिक मिनिमम टोटल रेशो, सो दिस इज 8% किसका? रिस्क वेटेड एसेट्स का। लेकिन अगर हम इशू को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेटरी कैपिटल रेशो कितना है मिनिमम? सो दैट इज 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बेसल कमेटी रिकमेंडेशंस के मुताबिक, तो बेसल कमेटी रिकमेंडेशंस के मुताबिक इट इज 8%। और अगर ये क्वेश्चन होता इंडिया में आरबीआई के मुताबिक कितना है, हमारा आंसर होता 9%। अकॉर्डिंग टू बेसल 2 recommendations, if bank is having tier 1 capital amount of rupees 10,000 crore, its tier 2 capital can be maximum of, और how much percent of tier 1 capital? फ्रेंड बेसल 2 अभी भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मॉड्यूल डी के अंदर। सो बेसल 2 के मुताबिक अगर टीयर 1 कैपिटल किसी बैंक का 10,000 करोड़ हो तो उसका टीयर 2 कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, या हम टीयर 1 को कितने परसेंट के तौर के ऊपर उसको देखते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 8,000 करोड़ 80%, 5,000 करोड़ 50%, या 2,000 करोड़ बीइंग 20%। तो हमने बताना है टीयर 2 कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। अगर टीयर 1 कैपिटल 10,000 करोड़ का है तो टीयर 2 कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो अगर टीयर 1 कैपिटल 10,000 करोड़ का है तो बेसल 2 का रूल क्या कहता है? द रूल सेज टीयर 2 कैपिटल कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू टीयर 1। सो जितना टीयर 1 है उसके बराबर टीयर 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो टीयर 1 अगर 10,000 करोड़ है तो टीयर 2 कितना होगा? सो इट कैन ऑल्सो बी 10,000। तो दैट मीन 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो जितना टीयर 1 हो सकता है उतना टीयर 2 हो सकता है। इफ कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक फॉर मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क इज 1,000, its risk weighted assets are calculated at being how many times of the amount of capital? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट की किस रिस्क के लिए? मार्केट रिस्क के लिए प्लस ऑपरेशनल रिस्क के लिए, और उसका अमाउंट बनता है 1,000 करोड़ रुपीज़। तो हमें कैलकुलेट करके क्या देना है? तो उसके रिस्क वेटेड एसेट्स कितने होंगे, और उसके रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमने कितने दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया कैपिटल को। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1,500 करोड़ 1.5 टाइम्स, 9,000 करोड़ 9 टाइम्स, 12,500 करोड़ 12.5 टाइम्स, 750 करोड़ 0.75 टाइम्स। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनता है? मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क दोनों के लिए कैपिटल चाहिए 1,000 का। रिस्क वेटेड एसेट्स कितने होंगे और कैलकुलेट करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 1,500 आ जाती है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 9,000 आ जाती है, 12.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं 12,500 आ जाता है, 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं 750 आ जाता है। तो कौन सा इसमें आपको लगता है कि दैट इज द करेक्ट थिंग? सो विच वन अपीयर्स टू बी करेक्ट? कौन सा लगता है कि वो सही है? विच वन इज करेक्ट? तो हमने नोट किया था 8% इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो रिस्क वेटेड एसेट्स कितने होंगे? तो व्हाट वी हैव टू डू, रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है? 100 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे
तो ये आ जाएगा 12.5 और फिर हम इसकी अमाउंट को, कैपिटल के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 12,500। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो जब भी हमने कैलकुलेट करनी है गिवन कैपिटल से रिस्क वेटेड एसेट्स, तो हमने क्या करना है, जो गिवन रेशियो है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है 100 को, एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, some of the risk that banks are generally exposed to are not fully captured in regulatory capital adequacy ratio under pillar 1. These are considered in pillar 2. Which of the following is such risk? ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के अंदर, यानी पिलर 2 के अंदर, हमने कैपिटल को देखना है, असेस करना है कि वेदर एडुकेट कैपिटल है या नहीं। अगर कोई ऐसे रिस्क हैं जो या तो बिल्कुल कैप्चर नहीं हुए या वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुए अकॉर्डिंग टू कैपिटल फॉर पिलर 1, तो वो पिलर 2 में कंसिडर किए जाएंगे। ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में देख सके हैं। अब हमने बताना ये है कि इस प्रकार के वो कौन कौन सा रिस्क है, वो रिस्क कौन कौन से हैं। तो देख लें ये रिस्क कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक विच इज़ पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क, credit concentration risk which is normally part of credit risk, liquidity risk for convenience sake included as part of market risk, settlement risk which is also called as counterparty risk and it is part of credit risk। ये हमारे ऑप्शंस हैं, चारों के चारों रिस्क हैं, 1 या 2 या 3 नंबर रिस्क हैं, 1, 2 या 4 नंबर रिस्क हैं, या 1, 2 एंड 4 नंबर रिस्क हैं। कौन कौन से रिस्क हैं, तो इन दोनों में से हम कोई एक कर देते हैं। तो लेट अस से दिस इज 1, 3, 4। तो इन 4 में वो कौन कौन से रिस्क हैं जिसमें हम कैपिटल कहाँ प्रोविजन करते हैं, पिलर 2 में हम एक्स्ट्रा कैपिटल करवा लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जो पिलर 1 का रूल है वहाँ तो हम प्रोवाइड करते हैं, पिलर 2 के थ्रू हम एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोवाइड कर लेते हैं ये रिस्क कवर करने के लिए। इनमें वो कौन कौन से रिस्क हैं, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस सेशन को आप बहुत यूजफुल महसूस कर रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो क्विकली इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो आपका लाइक करना मीन्स यू आर गोइंग टू हेल्प सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। तो ये कौन कौन से रिस्क हैं देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो बैंकिंग बुक में रहता है लेकिन वो होता है मार्केट रिस्क का पार्ट, यस ये तो होता है। क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो हम पिलर 1 में कवर नहीं करते वो यहाँ कवर होता है। लिक्विडिटी रिस्क जो हम पिलर 1 में कवर नहीं करते तो उसको भी हम यहाँ कवर करते हैं, हालांकि वो मार्केट रिस्क का पार्ट होता है। देन सेटलमेंट रिस्क है तो जिसको हम काउंटर पार्ट रिस्क कहते हैं, तो क्रेडिट रिस्क का पार्ट है, उसको भी हम यहाँ कवर करते हैं। यानी ये सारे के सारे रिस्क हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा नंबर 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो लेसन्स, हमारा क्वेश्चन बैंक, हमारा केस स्टडीज़ अगर अभी तक आपने CIB के लिए यूज़ नहीं किया, यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से पर्टिकुलरली क्वेश्चन बैंक को आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ को आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए। और ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, और ये रही हमारी वेबसाइट का एड्रेस। तो हमारी वेबसाइट के आप कोर्सेज पेज में चले जाइए, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पे सीधा कोर्स में चले जाएं और उनका बेनिफिट लें। इसके अलावा YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं फॉर ऑल पेपर्स ऑफ CIB एंड JIB एज वेल। तो अगर आप उन क्लासेस को यूज़ नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर आप उन क्लासेस को यूज़ करते हैं
विच आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनका बेनिफिट लेकर के अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। So the ICAAP document under Pillar 2 of Basel 3 should include, जो हमारा ICAAP डॉक्यूमेंट है पिलर 2 के अंदर Basel 3 में, उसमें क्या क्या होना चाहिए। इससे पहले कि हम इसकी ऑप्शंस को देखें तो अपनी कॉपी में लिखिए ICAAP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICAAP। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट इसमें रहता है। प्रोजेक्शंस रहती हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनसुइंग ईयर्स, यानी आने वाले साल में हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। प्लान्स होती हैं, स्ट्रेटेजी होती हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करना है, और इसका अप्रूवल चाहिए एल्को से, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो ये सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, या 1 2 3 ओनली हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, या 1 3 4 रिक्वायरमेंट है, या 1 2 4 ओनली रिक्वायरमेंट है। तो हमारी रिक्वायरमेंट इनमें कौन कौन सी है। सो ICAAP डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट होनी चाहिए, आने वाले साल में हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी प्रोजेक्शंस होनी चाहिए, हमारी प्लान्स और हमारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। यही नहीं, इसमें हमें अप्रूवल भी चाहिए एल्को से, एसेट लायबिलिटी कमेटी से। एल्को स्टैंड्स फॉर एसेट लायबिलिटी कमेटी। तो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो क्विकली देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट, ये तो इंक्लूड होनी चाहिए, ये तो इस डॉक्यूमेंट का नाम भी है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्शंस होनी चाहिए आने वाले साल के लिए कैपिटल की। प्लान्स और स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कैसे करना है। इसकी अप्रूवल एल्को नहीं करता, इसकी अप्रूवल कौन करता है, इसकी अप्रूवल करता है बैंक का बोर्ड। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिट रिस्क वाज इंक्लूडेड फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल इन Basel 1, मार्केट रिस्क वाज इंक्लूडेड थ्रू Basel 2, ऑपरेशनल रिस्क वाज इंक्लूडेड थ्रू Basel 3, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो क्रेडिट रिस्क है हम इसको 1 नंबर स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसको इंक्लूड किया कैपिटल के प्रोविजन के लिए Basel 1 के अंदर। मार्केट रिस्क को इसको इंक्लूड किया गया Basel 2 के थ्रू, ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड किया गया Basel 3 के थ्रू। हमने बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, या स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। तो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें थोड़ी सी Basel 3 की हमें अगर हिस्ट्री पता हो, हल्की सी हिस्ट्री अगर हमें पता हो, तो बड़ी आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। सो क्रेडिट रिस्क इट वाज थ्रू Basel 1, दैट इज करेक्ट। Market risk, it was through Basel 2. No, it was not through Basel 2. It was also through Basel 1. Operational risk, it was through Basel 3. This is correct. यानी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर जो ऑपरेशनल रिस्क है, इट वाज नॉट थ्रू Basel 3, इट वाज थ्रू Basel 2. तो क्रेडिट रिस्क थ्रू Basel 1, market risk also through Basel 1, operational risk through Basel 2. So this mean only statement number 1 is correct. केवल 1 नंबर स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Supervisor should expect banks to operate above minimum regulatory capital, should have ability to require the banks to hold capital in excess of the minimum. This is principle number which under pillar 2 Basel 3 जो सुपरवाइजर्स हैं हमारे केस में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है बैंकों से कि बैंक जो रेगुलेटरी कैपिटल रिजर्व बैंक ने बनाई हुई है 9% की, ये मिनिमम 9% की है, तो उससे ऊपर वो ऑपरेट करने चाहिए और उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो बैंकों को फोर्स कर सके कि भाई आपको जो मिनिमम कैपिटल है उससे ऊपर कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो ये हमने बताना है पिलर 2 यानी सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, उसके पिलर 2 में कौन सा प्रिंसिपल है कि उसके उस अंदर SRP के अंदर 4 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3 एंड प्रिंसिपल 4। ये कौन सा प्रिंसिपल है जहां सुपरवाइजर के पास पावर होनी चाहिए, सुपरवाइजर एक्सपेक्ट करे बैंकों को कि उन्हें मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल से ऊपर ऑपरेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17, सो व्हाट इज द आंसर? सो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो ये है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3 या प्रिंसिपल 4। कौन सा वो प्रिंसिपल है? सो इट इज प्रिंसिपल नंबर 3। तो प्रिंसिपल नंबर 3 क्या कहता है कि सुपरवाइजर के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करे पहली बात बैंकों को कि वो मिनिमम कैपिटल से ऊपर ऑपरेट करेंगे, एंड सेकेंडली द सुपरवाइजर शुड बी एबल, मीन्स सुपरवाइजर के पास पावर होनी चाहिए कि भाई आपको ये एक्सेस कैपिटल तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू SRP पिलर 2 प्रिंसिपल नंबर विच, तो कौन सा वो प्रिंसिपल है जो सुपरवाइजर को क्या कहता है? सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल required to support risk characteristics of a particular bank and should require rapid remedial action if capital is not maintained or restored। तो कौन सा वो प्रिंसिपल है SRP का पिलर 2 का जो सुपरवाइजर को पावर देता है कि वो इंटरवीन कर सकता है और वो भी अर्ली स्टेज के ऊपर, ताकि किसी भी बैंक की जो कैपिटल है वो मिनिमम लेवल से नीचे ना बने, और उसके लिए वो पर्टिकुलर बैंक को रेमिडियल मेजर लेने के लिए भी बाधा कर सकता है, बाधित कर सकता है। अगर वो कैपिटल रिस्टोर नहीं कर पाता, कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये प्रिंसिपल नंबर कौन सा है SRP का? सो प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? तो प्रिंसिपल 3 में हमने देख लिया व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट किस प्रिंसिपल की है? SRP के 4 प्रिंसिपल हैं जैसा मैंने पहले कहा। तो यहाँ पे हम किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? सो विच प्रिंसिपल वी आर टॉकिंग अबाउट? सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की। तो इन 4 प्रिंसिपल्स में जो प्रिंसिपल नंबर 1 है एंड प्रिंसिपल नंबर 2 है, उसमें जो एक्शन लेना है वो सीधा बैंक ने लेना है, और प्रिंसिपल नंबर 3 एंड प्रिंसिपल नंबर 4 यहाँ पे जो एक्शन लेता है वो लेता है सुपरवाइज़र, और ये दोनों एक्शन सुपरवाइज़र से रिलेटेड थे, इसीलिए तो ये नंबर 3 था और ये नंबर 4 है हमारा आंसर यहाँ पे। आई होप एवरीथिंग हमें अच्छे से क्लियर हो रही है, और इस लेट स्टेज के ऊपर ये बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, लास्ट 3-4 पेपर्स के अंदर जिनको पूछा जा चुका है, तो वो ये क्वेश्चंस हैं। तो इनको हमने बहुत अच्छे से कर लेना है, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके वॉच कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी जा रही हैं, हमने बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं।
सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवेल्युएट ए बैंक ICAAP, ये है प्रिंसिपल नंबर 2। सुपरवाइजर शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक्स टू होल्ड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ मिनिमम, ये है प्रिंसिपल नंबर 2। सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट एन अर्ली स्टेज और प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो मिनिमम लेवल, ये है प्रिंसिपल नंबर 3। सुपरवाइजर शुड रिक्वायर रैपिड रेमेडियल एक्शन इफ कैपिटल इज नॉट मेंटेन्ड और रिस्टोर्ड, ये है प्रिंसिपल नंबर 4। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें कौन से लगता है कि करेक्ट हैं, कौन से लगते हैं हमारे रॉन्ग हैं? तो यहाँ पे हमने 3 प्रिंसिपल्स की स्टेटमेंट दे रखी हैं। हमने बतानी है इनमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। सुपरवाइजर रिव्यू करेगा, इवेल्युएट करेगा ICAAP को, ये है प्रिंसिपल नंबर 2, ऐसा कहना है। सुपरवाइजर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेस कैपिटल रखवा सके, ये है प्रिंसिपल नंबर 2। सुपरवाइजर को इंटरवीन करना चाहिए अर्ली स्टेज के ऊपर ताकि मिनिमम लेवल से बैंक नीचे फॉल ना करे। सुपरवाइजर शुड रिक्वायर रैपिड रेमेडियल एक्शन इफ कैपिटल इज नॉट मेंटेन्ड और रिस्टोर्ड। तो इनमें कौन कौन से सही बताए गए हैं? सो विच वंस आर करेक्ट? तो इसमें सुपरवाइजर को रिव्यू करना है, इवेल्युएट करना है ICAAP को, सो दिस इज करेक्ट। सुपरवाइजर शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक्स टू होल्ड एक्सेस कैपिटल, ये हमने लास्ट उसमें देखा था कि ये नंबर 3 है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। और इंटरवीन करने वाला ये हमने लास्ट नोट किया था, ये है नंबर 4, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स। सुपरवाइजर शुड रिक्वायर रैपिड रेमेडियल एक्शन इफ कैपिटल इज नॉट मेंटेन्ड और रिस्टोर्ड, ये प्रिंसिपल नंबर 4 है, सो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बन गया? हमारा ऑप्शन आंसर बन गया B। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नंबर 2 है वो पिलर 3 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो नंबर 3 है वो असल में पिलर प्रिंसिपल नंबर 4 है। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स ICAAP डॉक्यूमेंट टू whom? सो बैंक को किसे सबमिट करना है अपने ICAAP डॉक्यूमेंट को? बैंक बोर्ड एंड सेबी को, RBI को एंड बैंक बोर्ड को, सेबी को एंड RBI को, बैंक बोर्ड को एंड RBI को। तो किसे सबमिट करना है? सो whom टू सबमिट? तो ये डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करना होगा? ICAAP डॉक्यूमेंट। तो ये सबमिट करना होगा पहले बोर्ड को। सो बोर्ड इसको अप्रूव करता है, फिर उस अप्रूव किए को भेजना होता है RBI के साथ। तो इसलिए आंसर डी हमारा ज़्यादा करेक्ट है। आंसर बी भी हमें लगता है कि करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बी डी के अंदर, सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। RBI expects banks that a degree of sophistication adopted in ICAAP in regard to risk measurement and risk and management should be commensurate with the nature, scope, scale and degree of complexity in banks' business operations. So this is known as which principle? RBI क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो हम ICAAP को अडॉप्ट करेंगे उसमें जो सोफिस्टिकेशन की डिग्री है वो किसके तुलना में होनी चाहिए? हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का स्कोप क्या है, हमारे बिजनेस का स्केल क्या है, और जो हमारी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बिजनेस ऑपरेशंस की वो कितनी है। तो जो सोफिस्टिकेशन की डिग्री हमारी ICAAP में, अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कितना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, और ये हमने किसके साथ मैच करना है? हमारी बिजनेस ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है,
तो ये आपस में मैच करने चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल एनालिसिस का प्रिंसिपल। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। रिस्क असेसमेंट का प्रिंसिपल, बैंक गवर्नेंस का प्रिंसिपल, प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल। तो इसको कौन सा प्रिंसिपल हम कहेंगे? सो दिस इज पार्ट ऑफ योर पिलर 2। ये पिलर 2 का ही पार्ट है। सो पिलर 2 क्या है? SRP, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का पिलर। तो इसमें कौन सा है? इसमें इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसा हमारा बिजनेस होगा, जितना हमारा बिजनेस कॉम्प्लेक्स होगा, तो हमारे ICP में उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन हम अडॉप्ट करेंगे इसमें, वो इसको मैच करती होनी चाहिए। While preparing ICAAP, banks are required to project business activities forward in detail for 1 year and in less detail for how many next years, and estimate how that bank's capital and capital requirement would later alter, assuming that business develops as expected। तो जब भी हम ICAAP को प्रिपेयर करेंगे तो बैंकों को क्या करना होगा? अपने बिजनेस को प्रोजेक्ट करना होगा, प्लान करना होगा डिटेल में, कितने पीरियड के लिए? 1 साल के लिए। और थोड़ी कम डिटेल के साथ प्रोजेक्ट करना होगा, प्लान करना होगा आने वाले कितने सालों के लिए, ये अज्यूम करते हुए कि जो बिज़नेस हमारा डेवलप होगा, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही डेवलप होगा। तो हमने बताना है आने वाले कितने सालों की डिटेल्स हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो डिटेल थोड़ी रहेंगी। 1 या 2 साल के लिए, 2 या 4 साल के लिए, 3 या 5 साल के लिए, 4 या 6 साल के लिए। तो कितने पीरियड के लिए? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो 1 साल के लिए पूरी डिटेल होनी चाहिए और थोड़ी कम डिटेल प्रोवाइड करेंगे कितने साल के लिए? सो दिस विल बी फॉर 3 to 5 ईयर्स। 3 से लेके 5 साल के लिए वो डिटेल्स बनानी होंगी, लेकिन वो डिटेल्स उतनी नहीं होंगी जो 1 साल की डिटेल्स रहेंगी। Let us now go to next question. Under Pillar 2, banks should have a board-approved capital plan which should spell out institutions' objectives in regard to level of capital, the time horizon for achieving those objectives, and in the broad terms, the capital planning process, and allocate responsibility for that process. This plan shall outline. तो पिलर 2 का रिक्वायरमेंट क्या है? बैंकों के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड कैपिटल प्लान होनी चाहिए और इस प्लान में क्या बताया जाएगा? इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसको लेते हुए, कैपिटल को सामने रखते हुए हम कितना कैपिटल रखना चाहेंगे, और उस कैपिटल को बिल्ड करने के लिए हमारे पास टाइम प्लान कितना हम चूज़ करेंगे, टाइम हॉरिजन हमारे पास क्या होगा, और ब्रॉडर टर्म्स के अंदर जो कैपिटल का जो प्लानिंग प्रोसेस है या रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करने का प्रोसेस है उसको हम पूरा करेंगे। इस प्लान में क्या क्या बताना होगा? दिस प्लान शुड आउटलाइन व्हाट। तो ये प्लान बताएगी बैंक की कैपिटल नीड्स कितनी हैं, ये प्लान बताएगी एंटीसिपेटेड कैपिटल यूटिलाइजेशन हमारा कितना रहेगा, यानी फ्यूचर में हमारा यूटिलाइजेशन कितना रहेगा, बैंक का NPA लेवल डिजायर्ड कितना हो सकता है, लिमिट रिलेटेड टू कैपिटल कितनी हो सकती हैं। तो इनमें से हमने बताना है कौन सी ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बैंक का ये एक प्लान है, इस प्लान के अंदर हम किन किन चीज़ों को आउटलाइन करेंगे, हमारी कैपिटल नीड्स क्या हैं, एंटीसिपेटेड हमारी कैपिटल यूटिलाइजेशन क्या है, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ NPA हम क्या रखना चाहेंगे, या कैपिटल हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या लिमिट रेज करना चाहेंगे। सो 1 2 3 4 में से क्या ऑप्शन बनता है? ऑल द 4, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 2 3 2 4 ओनली। सो कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए? सो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।
तो इस प्लान में क्या क्या होना चाहिए? इस प्लान के अंदर बैंक की कैपिटल नीड्स बहुत अच्छे से बताई होनी चाहिए। दिस इज करेक्ट। एंटीसिपेटेड कैपिटल यूटिलाइजेशन हमारा क्या रहने वाला है, ये भी बहुत अच्छे से प्लान किया जाना है। बैंक का डिजायर्ड लेवल ऑफ एनपीए क्या होना चाहिए, ये उसका पार्ट नहीं है। कैपिटल को रेज करने के लिए हमारी लिमिट क्या रहेगी, तो ये भी उसके अंदर होना चाहिए। यानी ये तीनों एस्पेक्ट उसके अंदर होने चाहिए। अगर हम इनमें चारों एस्पेक्ट को ले लेते तो फिर इसमें नंबर 3 के लिए डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल हमारा वर्ड होता है, तो हम चौथे को भी ले लेते। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डिजायर्ड लेवल ऑफ एनपीए, अगर यहाँ पे होता डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता। यानी जो 4 उसके आउटलाइन थे, उसमें 4 वो आउटलाइन थे हमारे पास। द फोर्थ वन वाज डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन गया नंबर 4। फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन के सेशन के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, तो वहीं से हम उसको आंसर दे देंगे। अगर कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप अब इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर दीजिए। सूटेबली हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको रिप्लाई दे करके। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप इसको इमीडिएटली लाइक कर दें, अगर पहले लाइक आपने इसमें नहीं किया। अगर आप इसके लिंक को शेयर कर लेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, तो कई और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन के साथ, तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अंडर पिलर 2, RBI is to be apprised by a bank as to how it would manage its business and capital to survive a recession while meeting the minimum regulatory standards। पिलर 2 के अंदर RBI बैंक से पूछेगा या बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताएगा, अप्राइज करेगा कि बैंक किस प्रकार से अपने बिजनेस को मैनेज करेगा, अपनी कैपिटल को मैनेज करेगा अगर रिसेशन का पीरियड आता है, और साथ में वो जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करेगा। द एनालिसिस विल इंक्लूड फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कितने पीरियड के लिए वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस होंगी, बेस्ड ऑन बिजनेस प्लान्स एंड सॉल्वेंसी कैलकुलेशंस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एनालिसिस द सीवियरिटी of the recession reckoned should typically be one that occurs only once in how many years। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पिलर 2 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ये बताएंगे कि वो अपने बिजनेस को और अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे अगर रिसेशन आता है उसमें सर्वाइव करने के लिए, और साथ में मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करते रहेंगे। इस एनालिसिस के अंदर फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होने चाहिए, कितने पीरियड के लिए होने चाहिए, एक तो हमने ये बताना है, एंड सेकेंडली हमने ये बताना है कि वो हम जो टेस्ट देखेंगे वो कितना सीवियर है, वो कितना खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि वो इतने सालों में एक बार ही आता है, तो कितने सालों में उस प्रकार का स्ट्रेस एक बार में आता है, तो ये हमारे दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। तो 3 से लेके 5 साल का हमारा ये प्रोजेक्शन होगा, 25 सालों में आता है इस प्रकार का स्ट्रेस, तो दिस इज ऑप्शन 1। 2 से लेके 4 साल के लिए 20 ईयर्स में एक बार आता है वो स्ट्रेस। 4 से लेके 6 सालों के लिए प्रिपेयर करेंगे, 30 ईयर्स में ऐसा स्ट्रेस आता है। 5 से लेके 7 सालों के लिए हम वो प्लान करेंगे, 15 साल के अंदर उस प्रकार का स्ट्रेस आता है। तो हमने बताना है इनमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। सो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आंसर बनता है? सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हम करेंगे 3 से लेके 5 साल के लिए, और हम इस प्रकार के रिसेशन के लिए, इस प्रकार के स्ट्रेस के लिए तैयार करेंगे अपने आप को, जो स्ट्रेस 25 सालों में एक बार आता है कम से कम। सो विच हैपन्स वंस इन ए 25 ईयर्स पीरियड। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच ए कंपनी और बैंक इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल कॉल्ड। वो सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू किसी कंपनी को, किसी बैंक को डायरेक्ट भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं उसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं उसको, बिजनेस स्ट्रेटेजी उसको कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको कहते हैं। सो क्या कहा जाता है उसको? वो रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस का एक सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनी को, बैंक को डायरेक्ट भी किया जाता है, उसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो इनमें वो कौन सा वो सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, वो सिस्टम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम। सो दैट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो लेसन्स को यूज़ नहीं किया जिसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ नहीं किया जिसमें बहुत आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चन एटसेट्रा सब कुछ मिलता है, अगर इन चीज़ों को आपने अभी तक यूज़ नहीं करना शुरू किया तो यू शुड यूज़ ऑल दैट। ये अवेलेबल कहाँ पे होंगे? हमारी ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज के ऊपर सीधा चले जाइए तो वहाँ आपको सब कुछ ये मिल जाएगा। और हमारी फ्री यूट्यूब क्लास, इसको देखना ना भूलें। तो दैट इज़ टोटली फ्री एंड इट इज़ कंडक्टेड ऑल डेज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो और इस प्रकार के सेशंस भी हम फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।